अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 हम लोग डिस्कशन करेंगे, कानून की तकनीक और तदारुक। मतलब जैसे हमने इसका चैप्टर 7 में, लेसन नंबर 7 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हम पनिशमेंट देते हैं, यानी अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसको किस तरीके से, क्या थ्योरीज होती हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं पनिशमेंट देने के। आज हम फौजदारी कानून के तहत किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया या किसी फर्द ने कोई जुर्म किया तो हम उसे किस बुनियाद पे और कैसे उसको जो है मानेंगे कि ये जुर्म है, और जुर्म की क्या डेफिनेशन है, या जुर्म का मतलब क्या है, और जुर्म का क्या कोई व्यक्ति जुर्म या जुर्म करने वाला कब कहलाएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे जो इंट्रोडक्शन है उसमें दो अल्फाज दिख रहे होंगे, ये लिख लीजिए, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस, इसको लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके बगैर क्राइम हो नहीं सकता। मतलब अगर जुर्म होना है तो ये दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है, ये दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है? एक्टस रियस का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति के जो अमल हैं वो जो मुल्जिमाना अमल होंगे, और मेंसरिया का मतलब है मुल्जिमाना उसकी जो जहनियत है। ये दोनों चीजें जब साथ में होंगी तभी जुर्म होगा, यानी मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत जब होगी किसी व्यक्ति की या किसी फर्द की तभी जुर्म माना जाएगा एक साथ। अगर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं है तो वो जुर्म नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये शब्द जो है एक्टस रियस, ये वर्ड जो है ये आप लिखिए, एक्टस रियस एंड मेंस रिया, दीज आर टू इसेंशियल कंपोनेंट्स। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी जुर्म का जुर्म होने के लिए। तो अगर ये दोनों चीजें साथ में हैं तभी जुर्म होगा। मान लेते हैं कि मुल्जिमाना अमल है और मुल्जिमाना जहनियत नहीं है। जैसे एक्स और वाई दो लोग हैं और वो तालाब के पास से जा रहे हैं और एक्स ने वाई को धक्का दे दिया तालाब में, तो ये क्या होगा? ये एक मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत दोनों दर्शाएगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन एक्स और वाई दोनों तालाब के पास से जा रहे हैं और एक्स का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वाई को धक्का लग जाता है। तो क्या ये मुल्जिमाना जहनियत के तहत उसने धक्का अमल किया था? उसकी अमल तो हो सकता है जो हो वो मुल्जिमाना हो, लेकिन जो उसने उसकी जहनियत थी वो धक्का देने की नहीं थी। इसलिए ये मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत दोनों साथ में नहीं है, इस वजह से ये जुर्म नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको किसी जुर्म को जुर्म करने के लिए यह होना जरूरी है कि वो मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत दोनों साथ में हो। इस चैप्टर में इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जुर्म होगा और जुर्म को जुर्म क्यों कहा जाता है। और एक स्टेटमेंट आप देखिएगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, एक्टस नॉन फेसिट रियम मेंसिट रिया। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि जब तक किसी व्यक्ति ने मुल्जिमाना अमल किया, वो मुल्जिमाना अमल जुर्म नहीं है जब तक कि उसमें मुल्जिमाना जहनियत ना शामिल हो जाए। बात समझ में आ रही है? यानी मुल्जिमाना अमल के को जुर्म होने के लिए मुल्जिमाना जहनियत होना जरूरी है। तो आप लोग जब बड़े वकील बने और जज बने, तो जब आप किसी केस का एनालिसिस कर रहे हो और उस केस को तफ्तीश कर रहे हो, तो आप ये देखें कि जो जुर्म करने वाला अपराधी है, जिसने जुर्म किया है, वो आप देखें कि उसने जिस जहनियत से जुल्म किया है या जुर्म किया है उसमें वो मुल्जिमाना जहनियत थी या नहीं थी, और अगर नहीं थी तो वो जुर्म नहीं माना जाएगा। ठीक, तो इस चैप्टर को पढ़ने का जो मकासद है वो ये है कि आपको फौजदारी कानून के जो उसूल हैं, जैसे आपका मुल्जिमाना अमल और मुल्जिमाना जहनियत, ये आपको पता चलेगा। दूसरा, आपको दिफा पता चलेंगे, क्या क्या डिफेंसेस हैं। किसी व्यक्ति पे आरोप लग गया कि आपने ये जुर्म किया है, तो वो अपनी दिफा कैसे करेगा? जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने किसी दवाई के नशे में आके कुछ अपराध कर दिया, कुछ जुर्म उससे हो गया, तो अब क्या वो अपराध माना जाएगा? क्योंकि हमने तो ये चीज पढ़ी है कि मुल्जिमाना अमल है और उसके साथ अगर मुल्जिमाना जहनियत नहीं है। क्यों मुल्जिमाना जहनियत क्यों नहीं होगी? उसकी मुल्जिमाना जहनियत इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसने दवाई के नशे में आके ये काम कर दिया, इस वजह से वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक, तो ये आपको इस चैप्टर से पता चलेगा कि इंडियन पीनल कोड, जो आज भारतीय न्याय संहिता बन गया है 2023 में, जो भारतीय फौजदारी कानून है उसको अब बदल दिया गया है। अब उसका नया नाम है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023।
ये पहले 1860 का कानून था। 1860 में लॉर्ड मैकॉले ने ये कानून लिखा था। अभी भारतीय न्याय संहिता हुआ है, इसके नया बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश की है और उसका नाम भी बदला गया है। नाम हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है। उसके अलावा आप जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं उस मुल्क में जमहूरियत है, तो जमहूरियत होने के नाते आप लोगों को एक क्या कहते हैं, एक जो सरकार की जो एक्शंस हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मालूम फराहम होने के लिए एक मालूमाती फराहम कानून यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी आपको ये इत्तला होनी चाहिए कि आपका टैक्स का पैसा कहां जा रहा है। इसलिए और करप्शन को रोकने के लिए, मतलब जो करप्शन हो रहा था, जो सरकारी पैसा था उसका सही से प्रयोग नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इस कानून की राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की जरूरत पड़ी। इसलिए हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाना पड़ा ताकि हमें यह मालूम हो कि हमारा पैसा किस जगह लग रहा है, हमारा टैक्स का पैसा, या भारत में जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट ओहदे पे लोग बैठे हुए, वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एक जो है मालूमाती फराहम कानून यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बनाया गया और उससे आप 10 रुपए में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और एप्लीकेशन लिखने के बाद जो पब्लिक ऑफिसर है उसको 30 दिन के अंदर, 30 से 45 दिन के अंदर वो जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने NIOS का बोर्ड का फॉर्म भर दिया। अब उस फॉर्म भरने के बाद होता क्या है कि आपका कॉल लेटर नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया, तो अब आप क्या करोगे? अब आप जो है राइट, ये शिक्षा का अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक हुकूक है, मतलब फंडामेंटल राइट है आपका, और आपको पढ़ने से दूर रखा जा रहा है। तो आप क्या करोगे? एक 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएंगे कि जनाब मैंने ये फॉर्म भरा था, मेरा नाम ये है और मुझे जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है, बताइए क्या मेरा फॉर्म भरा था, इस नाम से कोई फॉर्म आपके पास आया था? तो 30 दिन के अंदर वो आपको जवाब देंगे। लेकिन कुछ मामले लाइफ और लिबर्टी के होंगे, जीने और मरने के कुछ मामले होंगे, तो उसके लिए 48 घंटे के अंदर उनको जवाब देना होगा। 48 घंटे के अंदर वो जवाब भी देंगे। इसलिए ये मालूमाती फराहम कानून जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस एक्ट से आप कोई भी सवाल या इंफॉर्मेशन सरकारी मुलाजिम से ले सकते हैं। मतलब सरकारी विभाग में जाइए और एक एप्लीकेशन लगा के 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा के आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो मकसद है वो ये भी है कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट समझ में आ जाए और उसकी कुछ मालूमात आपको मिल जाए।